हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वी एस सर। आप सभी को राधे राधे। अब हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सीरीज का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायामीटर। देखो डायामीटर पूछ रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 20 हो उसका डायामीटर चाहिए। मतलब मान लेते हैं ये जो सेल है ना वो n=20 के लिए है, ये वाली। ठीक है। अगर ये n=20 के लिए है तो इसकी रेडियस आप निकाल सकते हैं 20th सेल की। और ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। और ये जो अंदर है ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है आपका। सही बात है। अब आपका काम क्या है, डायामीटर निकालना है D20। तो कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स कर दोगे रेडियस निकाल करके 20th ऑर्बिट की, ये कंसेप्ट यूज करोगे। इसको यूज करने से पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना 20th ऑर्बिट की। वो कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की क्या होती है, a0n² ठीक है। अब तुम देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या क्या गिवन है। गिवन है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 20 है तो n कितना गिवन है, 20 गिवन है। सही बात है। हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना गिवन है, 1 गिवन है। एक काम हुआ आपका ये। और a0 आपका क्या होता है, बोहर रेडियस होता है। अब बोहर रेडियस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है। सही बात है। इसका मतलब रेडियस ऑफ 20th ऑर्बिट की निकालोगे तो देखो a0 की जगह तो a0 ही रहने दो, n² मतलब 20 का स्क्वायर बाय z की जगह 1, मतलब ये 400 a0 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप 400 a0 आ गया तो 400 गुणा में a0 की वैल्यू रख दो 0.53 एंगस्ट्रॉन। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 212 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ 20th ऑर्बिट की 212 एंगस्ट्रॉन आ गई तो डायामीटर कितना आ जाएगा, 22 गुणा में 212 एंगस्ट्रॉन, तो ये कितना आ जाएगा, 424 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। तो डायामीटर 20वें ऑर्बिट का आ गया। अब तुमसे किसी का भी पूछ सकता है इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है हीलियम प्लस का। अगर ये हीलियम प्लस का पूछ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बोर मॉडल है ना, जो आपका बोर मॉडल है वो किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। ठीक है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम वो होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन एटम खुद है, उसके पास 1s1 ही आएगी कन्फिग्रेशन। हीलियम प्लस है, जैसे हीलियम प्लस के पास 1s1 होगा ना, क्यों, क्योंकि हीलियम के पास क्या होता है, 1s2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1s1 रह जाएगा ना। जैसे हीलियम 2+ होता तो ये क्या हो जाता, 1s0। ये हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम, ये हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है। ये भी नहीं है, नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम। लेकिन ये हीलियम प्लस जो है ना ये आपका हाइड्रोजन लाइक एटम है। इसी तरीके से जैसे आपका लिथियम होता है, लिथियम है वो 1s2 एंड 2s1, ये नहीं है। ठीक है ना। एक ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ इसका मतलब है नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम, ये आपका हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो हीलियम प्लस की, ये क्या होगा, 1s2, ये भी नहीं है। लेकिन लिथियम 2+ जो होगा 1s1, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है। इसका मतलब हम हीलियम प्लस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम लिथियम 2+ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे बेरियम होता है,
ये जैसे इसका क्या होता है 1s2 2s2, इसके लिए नहीं कर सकते। लेकिन बेरियम 1+ के लिए 1s2 2s1, इसके लिए भी नहीं कर सकते। बेरियम 2+ के लिए 1s2, इसके लिए भी नहीं कर सकते। और बेरियम 3+ के लिए 1s1, इसके लिए कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आप हाइड्रोजन लाइक एटम का या बोर मॉडल का कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है किसका, हीलियम 1+ का। इसका निकालोगे तो अब हो देखो जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिट की वो -13.6 जड़ स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की होती है। ये एनर्जी नेगेटिव साइन पता है क्या कहता है यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको कितनी एनर्जी दें कि वो वहाँ से निकल जाए। अब देखिए जो आपका आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है ना आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो किसके बराबर हो जाएगी कि ऑफ nth स्टेट, nth ऑर्बिट की लिख लो, क्या हो जाएगी 13.6 जड़ स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब माइनस की जगह बस प्लस लिख दो, माइनस को हटा दीजिए, इतनी हो जाएगी। अब आपको किसकी चाहिए थी, अब मैं सबसे पहले निकालता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस की। हीलियम प्लस की निकालूंगा तो देखो हीलियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 1s1 में है, तो n की जगह तो क्या रखना पड़ेगा 1। हीलियम है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2 हो गया। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 13.6 जड़ स्क्वेयर मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा बाय 1, 1 का स्क्वेयर 1 ही, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी आई है, ये तो क्या आई है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए था। पोटेंशियल और एनर्जी में आपको पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो आएगा इसका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 54.4 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 54.4 वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस का कितना आ जाएगा 54.4 वोल्ट। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस प्लस। अब सबको पता है लिथियम प्लस प्लस के अंदर आप बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अभी तो किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लो पहले, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस की। ठीक है, तो किसके फॉर्मूला का यूज करेंगे 13.6 जड़ स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से आपको ये पता लग गया कि जड़ कितना होगा लिथियम का 3 और n कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही बनेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 लेनी होगी आपको। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है 13.6 जड़ स्क्वेयर मतलब 9/1 का स्क्वेयर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई लिथियम प्लस प्लस की। अगर मैं आयोनाइजेशन क्या निकालना चाहूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस प्लस कितना आ जाएगा 122.4 वोल्ट आ जाएगा, ये आपको चाहिए था। और अगर देखो अब 122.4 वोल्ट ये आपका आंसर आ गया। देखो पहले जो क्वेश्चन किया उसको समझाने में टाइम लगा, अब आप डायरेक्ट याद रखिए, ये होती है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस प्लस का बताओ। अब हमने अभी तो निकाला था आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, पोटेंशियल में क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन हटा दो, 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, ये वोल्ट में आंसर आ जाएगा इतना आपका। अब देखो अगर मैं हीलियम प्लस की बात करता हूँ और लिथियम प्लस प्लस की, तो इसमें भी क्या है 1s1 में इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1s1 में होगा, मतलब इसके लिए भी n की वैल्यू 1 रखूंगा और इसके लिए भी n की वैल्यू 1 रखूंगा। इसका मतलब n तो फिक्स हो गया, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है ना आपका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड के स्क्वायर के। इसका मतलब आप यहाँ से क्या समझ रहे हो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस प्लस। तो देखो इसको इक्वल टू कर लेंगे तो ऊपर तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर, लिथियम का 3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/9। तो आंसर क्या आ जाएगा 4:9। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन से, ए ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपको करना आना चाहिए। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस एंड हीलियम कह रहा है। अभी हमने क्या लिखा था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मैं शॉर्ट फॉर्म में IP लिख देता हूँ, वो किसके इनवर्स डायरेक्टली, सॉरी किसके डायरेक्टली आया था, जेड स्क्वायर के। कब, जब आपका n कांस्टेंट हो। हीलियम प्लस के लिए करोगे तो भी 1s1 में आएगा, हाइड्रोजन के लिए तब भी 1s1 में आएगा। इसका मतलब क्या साबित होता है कि n = 1 और जो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब रेशियो पूछ रहा है तो आप जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, जड़ का, जड़ कितना है हीलियम का 2 का स्क्वायर और हाइड्रोजन के लिए जड़ कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/1। तो क्या आ जाएगा आंसर 4:1। तो आपका क्वेश्चन ही हो गया इतनी देर में। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, जो फोटोन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम मेकिंग अ डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n = 10 टू ग्राउंड स्टेट। अब देखिए ये मान लेते हैं n = 10 वाली एक्साइटेड स्टेट है और n = 1 वाली ये तो तुम्हारी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। और ये एक एक्साइटेड स्टेट n = 10 का मतलब ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, 9th एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, अगर वो n की जगह 10 ना देकर के था 9th एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की जगह आपको 10 लेकर ही चलना है। अब क्या है आपको मोमेंटम, अब यहाँ से एक फोटोन यहाँ पे आएगा तो वो एनर्जी भी लेकर जाएगा, मोमेंटम भी लेकर जाएगा। अब एनर्जी निकाल लेता हूँ, कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, सही बात है। और एनर्जी को मेरे को ये पता है, एनर्जी किसके बराबर होती है, P/C के बराबर होती है फोटोन के लिए, फोटोन के लिए। फोटोन का क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन का 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन का 0 होता है, तभी तो आप E = PC, मतलब P किसके इक्वल आ जाएगा, E/C। ये याद रखो। अब E निकाल लो। अब E कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी निकालनी पड़ेगी। इसकी क्या होगी, -13.6/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू जेड तो 1 ही होता है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कितना हो जाएगा फिर आपका, ये एक जीरो और आएगी तो माइनस का 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी आ गई, इसकी एनर्जी। तो अब आप बता दो भी ई कितना आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 0.136 और माइनस का 13.6 और इसके साथ क्या लग जाएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब यहाँ से बताइए, ये माइनस का 0.136 और प्लस का क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आंसर आएगा 13.464 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी इतनी मिल गई तो अब मोमेंटम बताओ क्या होगा, E/c। E कितना है आपका 13.464 और C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ सही बात है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आप ये देखिए, ये 13.464 3 × 10⁸ मीटर पर, मतलब ये तो SI में लिख रहे हो तो इसको भी आपको SI में लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम किस में आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि SI सिस्टम में रखोगे तो मोमेंटम भी तुम्हारा SI सिस्टम में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे, जब आप इसको पूरा कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 7.18 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका मोमेंटम इतना होगा। जो आपका 7th क्वेश्चन है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ 7th लाइन की निकालनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए जो है ये आपका इस स्टेट में वो आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अब 3 से ये फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, मतलब यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर एनर्जी पता हो और यहाँ पर एनर्जी पता हो, तो यहाँ से जब वो यहाँ पर आएगा तो अपने को तो क्या रिलीज करनी है, एनर्जी रिलीज होगी, वो ई निकाल लेना है, सही बात है। सबसे पहले देखो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होगा 1 होगा, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब यहाँ से सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है तो -13.6/4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। और E9 के लिए निकालोगे तो -13.6/81 हो जाएगा 18 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये जो वैल्यू आएगी माइनस का 0.1679 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, अब इसकी एनर्जी पता लग गई आपको, इसकी एनर्जी पता लग गई, तो कितने एनर्जी का फोटोन निकलेगा अगर वो आपको चाहिए E, तो E9 माइनस का E2 कर लोगे। E9 कितना है माइनस का 0.1679 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 3.2321 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस फोटोन की जो एनर्जी है, इस फोटोन की जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो कितनी आ रही है 3.2321 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अब एनर्जी पता लग गया इस फोटोन की, जो n = 9 से कहाँ पे आ रहा है, n = 2 में आ रहा है। आपको क्या करना है, E = hc/λ होता है। अब आपको लैम्डा निकालना है कि ये जो फोटोन निकलेगा इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा hc/e, और h और c की गुणा हमने डायरेक्ट लिखी थी 12440 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन, याद रखिए। ठीक है, 124, यहाँ पर हम कभी कभी 12400 भी यूज कर लेते हैं, इतना h और c की प्रोडक्ट, और कहीं पर हम 12440 भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन के ऊपर। तो E की वैल्यू 3.2321 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो आपका आंसर आ जाएगा
3848.8 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और अगर आप इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो 384.8 नैनोमीटर, तो ये वेवलेंथ आ जाएगी। क्योंकि ये 10⁻⁻10 होता है, तो 10⁻⁻9 करना है तो एक जीरो छोड़ के और लगा दीजिए, ताकि ये 10⁻⁻9 बच जाए और एक 10 यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आप इसको ये भी कर सकते हो। ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है हाउ मैनी रिवोल्यूशन, कितने चक्कर काट जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में, n=2 स्टेट में, हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन एटम के दिया है तो Z की वैल्यू 1 दे दी और N की वैल्यू 2 गिवन है। बिफोर ड्रॉपिंग टू n=1 स्टेट, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उससे पहले ये n=2 में इसके अंदर कितने ऐसे चक्कर काट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि एवरेज लाइफ टाइम, मतलब यहाँ पर वो कितने टाइम के लिए रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड लग रुकेगा। ठीक है, मतलब इसमें वो 10⁻⁸ सेकंड लग रुक रहा है, तब वो कितने रिवॉल्यूशन कर जाएगा। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth स्टेट की। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth स्टेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 6.52 × 10⁻15 Z²/n³ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज लिख लो या रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मतलब क्या है कि वो इतने चक्कर काट जाएगा एक सेकंड में, कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, कौन से एटम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर Z है। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। अब हाइड्रोजन एटम के लिए nth स्टेट के लिए कितना, n=2 है ना, तो 2 स्टेट में कितना आ जाएगा, न्यू2 निकालोगे तो 6.52 गुणा में 10⁻15 Z1 है बटे में ये कितना आ जाएगा, 8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मतलब इतने चक्कर काट जाता है एक सेकंड में। तुम्हें कितने टाइम में चाहिए, 10⁻⁸ सेकंड में चाहिए, इतने चक्कर वो एक सेकंड में काट रहा है। तो 10⁻⁸ सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10⁻⁸ सेकंड में कितने करेगा, वो 6.52 × 10⁻15/8 जो आया है, इसको 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.52 गुणा में 10⁻7 बच जाएगी और बटे में क्या आएगा, 8 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.2 गुणा में 10⁻6 रिवॉल्यूशंस करेगा। ठीक है ना, रिवॉल्यूशंस, मतलब इतने चक्कर काट जाएगा वो कितने टाइम में, 10⁻⁸ सेकंड में। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आपका 9th क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर जिसके ऊपर एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, F × F/2 kb × T। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यही तो होती है एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन, गैसियस हाइड्रोजन की। तो H2 ही होता है, H2 के लिए 4H2, H2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सही बात है, तो इसको हम कितना कर देंगे, 5/2 kb × T। ये एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी आ गई ऑफ गैसियस हाइड्रोजन की। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मतलब उसको बाइंड करके रखना है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 होती है तो उसको प्लस कर दीजिए। बाइंडिंग एनर्जी बांधे रखने के लिए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से जब आप टेम्परेचर निकालोगे तो जैसे आप टेम्परेचर निकालोगे कैसे करोगे, 5/2 kb की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू में T कितना आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आएगा। अब
टी किसके बराबर आ जाएगा 13.6 गुणा में 2 तो इस साइड आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे जिससे ये जूल में आ जाएगा, और बटे में 1.38 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.3 गुणा 10⁻4 टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखो ये तो 4 है, और ये जो है आपका 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसको किसकी तरह ट्रीट करोगे 10 की तरह। तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना आ जाएगा 10⁵ केल्विन आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करना आता है ना, 5 से कम हो तो 1 ट्रीट करते हैं और 5 से ज़्यादा हो तो 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10⁵ केल्विन आ जाएगा आपका। देखो जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो क्या है कि ये गैस है मोनोक्रोमेटिक हाइड्रोजन, सही बात है, बम्बार्डेड विद ए स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्टीम उसके ऊपर गिरी है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितने वोल्टेज से आए हैं, इतने वोल्टेज से, रेस्ट से वो क्या हुए एक्सलरेट हुए हैं, तो उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। पता है ना वोल्ट को अगर ई से गुणा कर देते हो तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है क्यू इंटू वी होती है। अगर वो वी पोटेंशियल से एक्सलरेट हुए हैं तो, सही बात है, अगर ऐसा है तो ई तो चार्ज है इसके ऊपर और वी क्या हो गया पोटेंशियल वोल्ट हो गया, तो 12.75 की उसको इतनी एनर्जी मिल गई। अब तुम सबको पता है, तुम सबको क्या पता है कि जो ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो एनर्जी कितनी ले लेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले लेगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब इसके अंदर ये जोड़ दीजिए, अगर तुम जोड़ते हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हुए थे इस वोल्टेज से, इस वोल्टेज से जो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हुए थे उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब हमें ये नहीं पता ये कौन सी स्टेट है, मान लेते हैं ये कौन सी स्टेट है nth स्टेट है, और अब हमारा मेन टास्क क्या होगा n निकालने का होगा। भाई वो कौन सी स्टेट में गया है ये तो पता करिए। हमें तो ये पता था कि हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई और कितने वोल्ट से एक्सलरेट हुए थे वो 12.75 वोल्ट से, तो इतनी एनर्जी लेकर आए, इतनी एनर्जी से यहाँ पर आ गई है। अब हमें पता है इसका n निकालना है, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की क्या होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और जेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है 1, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब अगर मैं इस एनर्जी को इसके बराबर कर लूं और ये पता करूं n की वैल्यू कितनी होगी तो कर सकता हूं, तो -13.6 बाय एन स्क्वायर किसके बराबर कर दूंगा -0.85, तो दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 13.6 बटे 0.85। यहाँ से आपका n कितना, n स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ से आपका n कितना आ जाएगा 4। मतलब क्या हो रहा है कि वो ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 से कहाँ पे चला गया n इक्वल टू 4 में चला गया, n इक्वल टू 4 में चला गया, तो n इक्वल टू 2 भी होगा बीच में, n इक्वल टू 3 भी होगा, सही बात है, n इक्वल टू 4 में चला गया वो एनर्जी ले करके। अब इसका मतलब तुम्हें अगर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, फिर वो यहाँ से, तो मतलब यहाँ से तुम्हें क्या सीरीज मिलेगी लेमन सीरीज भी मिल सकती है। अगर वो इसमें आता है तो तुम्हें बाल्मर सीरीज भी मिल सकती है। और अगर वो इससे इसमें आएगा तो तुम्हें कौन सी सीरीज की लाइन मिल जाएगी पाश्चन सीरीज की लाइन मिल जाएगी। अब आपके क्वेश्चन में एक और था पफंड सीरीज। अब पफंड सीरीज के लिए तो वो n इक्वल टू 5 में होना चाहिए था, लेकिन वो n इक्वल टू 5 में तो है ही नहीं, गया ही नहीं, क्योंकि उतनी उसको सुफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली। इसका मतलब समझ जाइए कि कौन सी सीरीज तुम्हें नहीं मिलेगी, पफंड सीरीज तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी। चलिए बाय बाय।
इस लेक्चर में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू है तो, ताकि आपको, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और प्लीज़ शेयर करिए, आपका शेयर कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।